हेलो स्टूडेंट्स। कमेंट सेक्शन में आपको हमारी वेबसाइट की लिंक मिलेगी जहां से आप फिजिक्स के हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। टॉप और हैंड रिटन नोट्स हैं, रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ये नोट्स हमने कल ही अपनी वेबसाइट पे अपलोड किए थे, तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, उस पर जाके विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे व्हाट्सएप पे ये कॉमन क्वेश्चन जो हमसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है, लास्ट ईयर भी हमने स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट किया था, तो मैं आपको भी इसी वीडियो में वही डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से ज़रूर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, जैसे कि स्टूडेंट्स हमको मालूम है हर ईयर आपका कट ऑफ इंक्रीज होता है। आपका एक मार्क डिवाइडर्स होता है कि मिनिमम इतना स्कोर आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में चाहिए ही है ताकि आप एक सिक्योर रेंज तक पहुंच सकें। बायोलॉजी में हर एक स्टूडेंट चाहता है कि उसके जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आ सके, आप अचीव कर सकें। तो 360 आउट ऑफ 360 भी एक टारगेट होता है कि इतना मार्क्स हमको मिल जाए। कैसे अब हम इस टारगेट को अचीव करेंगे, इतना स्कोर हम कैसे बायोलॉजी में नीट में स्कोर करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे तीन चीज़ों पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको स्टडी पे बात करूंगा, फिर आपसे मैं रेफरेंस के बारे में बात करूंगा, फिर क्वेश्चंस के बारे में आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले अगर बात करें कि बायोलॉजी में इतने मार्क्स स्कोर कैसे करने, तो क्या पढ़ना चाहिए, तो सीधी चीज़ें दो ही चीज़ आपको करनी है। एनसीईआरटी क्लास 11th, एनसीईआरटी क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक आपको अच्छे से स्टडी करनी है। अब यहाँ पर दो चीज़ें, एक स्टडी करना, एक रट्टा मारना। अगर आप किसी चीज़ को रटते हैं तो वो चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ है कि आप उसको भूल सकते हैं, आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। अगर एग्जामिनर ने कोई ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया जो डायरेक्टली नहीं दिया, तो आप उसमें थोड़े से कन्फ्यूज़ हो सकते हैं क्योंकि आपने उस चीज़ को रट रखा है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को समझ के याद करेंगे, देखिए बायोलॉजी में भी यही होता है कि आपको चीज़ें समझ के याद करनी पड़ती हैं। हर एक एजुकेटर आपको बताता है कि चीज़ों को समझिए, उन चीज़ों को समझने के बाद ही आप बायोलॉजी में याद कीजिए, जिससे आप क्वेश्चंस के टाइम पे आप उन चीज़ों को लिंक कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। गलत होने की पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे बहुत ही कम हो जाती है। तो ये बेसिक सा तरीका है जो हर एक चीज़, हर एक स्टूडेंट्स को अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए कि मुझे चीज़ों को रटना नहीं है। कोई डेट है या फिर कोई नेम है किसी साइंटिस्ट का, ये सब चीज़ें आप याद कर सकते हैं। इनको आपको बार बार रटना पड़ेगा कि इस डेट को ये हुआ था। लेकिन कोई दूसरे टॉपिक्स हैं जिनको भी अगर आप रटने की कोशिश करें, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को रटने की कोशिश करें, किसी पैराग्राफ को रटने की कोशिश करें, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन गलत करेंगे और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप वहाँ पे क्वेश्चन गलत करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आपको चीज़ों को समझ के पढ़ना है। इसी में हमारी दूसरी चीज़ आती है कि रेफरेंस क्या लेना। जैसे काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं, देखिए एनसीईआरटी में हर एक चीज़ बिल्कुल सिंपल वे में नहीं लिखी हुई है। एनसीईआरटी ने एक छोटे से पैराग्राफ में बहुत चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन कर रखी होती हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने कोई भी कोचिंग्स नहीं ले रखी होती है, और अगर आपने कोचिंग्स भी ले रखी हैं तो भी आपको वहाँ पे पढ़ाए जाने के बाद भी ये पॉसिबल नहीं है कि आपको एक ही बार में पूरी एनसीईआरटी हर एक चीज़ समझ में आ जाए। इस टाइम पे काम आता है। देखिए, आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सर्च करते हैं कि कौन सी बुक बायोलॉजी के लिए बेस्ट है। मैं आपसे पहली बात कह दूँ कि बुक बायोलॉजी के लिए केवल एनसीईआरटी क्लास 11th एंड क्लास 12th की बुक ही जो है वो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन फिर भी आप लोग देखते हैं कि टॉपर्स बताते हैं कि उन्होंने इस बुक का यूज़ किया, उन्होंने उस बुक का यूज़ किया। अलग अलग बुक्स के नेम देते हैं। मैं किसी बुक का नेम आपको नहीं बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोई बुक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात भी सही है, लेकिन अब वही चीज़ आ गई, जैसे कि आपने कोई एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आप समझ के पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ है जो चीज़ आपको उसमें समझ में नहीं आ रही है, तो उस चीज़ के लिए आप उस रेफरेंस बुक का यूज़ कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप अपने एजुकेटर से पूछते हैं, आप ऑनलाइन वीडियोज़ देख लेते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक की कोई भी वीडियो आपको मिल जाती है। तो ये जानना आपके लिए हेल्पफुल। लेकिन अगर आप उसी रेफरेंस बुक को वापस पूरा पढ़ेंगे, मान लीजिए अगर आपको एवोल्यूशन टॉपिक में हार्डी वेबर प्रिंसिपल आपको समझ में नहीं आया है और आप उस रेफरेंस बुक को उठाते हैं और पूरा का पूरा चैप्टर उस रेफरेंस बुक से पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे आपका टाइम जाएगा, कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि रेफरेंस बुक में थोड़ा ज़्यादा दे रखा होगा जो आपके लिए अभी ज़रूरी नहीं है। आपको नीट अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकालना है, आपको डॉक्टर बनना है, तो आपके लिए केवल उतना ही ज़रूरी है जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। तो रेफरेंस बुक को पढ़ने का ये तरीका है कि आपको एनसीईआरटी में जो पॉइंट, जो टॉपिक समझ में ना आए, आप उनको उस पर्टिकुलर रेफरेंस बुक से देखिए, उन रेफरेंस बुक में समझिए और अपने आगे का चैप्टर कंप्लीट करते जाइए। पूरा का पूरा चीज़ आपको किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एनसीईआरटी से ही जो आपको लिखा है वो समझ में आ जा रहा है, जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट ने आपको मॉड्यूल्स दे रखे हैं, जो आपके एजुकेटर्स आपको शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं, अगर आप ये सब चीज़ें पढ़ के हर एक चीज़ समझ पा रहे हैं एनसीईआरटी की, तो फिर आपको रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल मानना पड़ेगा आपको। आपके लिए हर एक चीज़ एनसीईआरटी यहाँ पे होनी चाहिए। तो काफ़ी सारे बच्चे पूछते रहते हैं किस बुक को पढ़ें, किस बुक को पढ़ें। तो सजेशन यही है कि आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करें। नेक्स्ट चीज़, क्वेश्चंस के बारे में बात करें। अब क्वेश्चंस कहाँ से लगाने चाहिए? देखिए, अगर आप
दो चीज़ें एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिए, नीट के लिए अगर आप लगा रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये बायोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप ये दोनों चीज़ें लगा रहे हैं तो आप समझ के रखिए कि आपका 60% सिलेबस जो है क्वेश्चंस यहाँ पे हो चुके हैं। आप और कितने क्वेश्चंस लगाएंगे? आपको कोचिंग्स के द्वारा मॉड्यूल्स दे रखे होंगे, आपके टेस्ट पेपर जो हो रहे होंगे वो कोचिंग्स में हो रहे होंगे, उसमें आपको क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। क्वेश्चन तो हर जगह आपको मिल रहे होंगे ना। फिर भी अगर आप क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन लगाएं। आपने एक चैप्टर आज पढ़ा, उस अगर चैप्टर के आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो आप ऐसे नहीं लगाइए कि एक क्वेश्चन आपने लगाया फिर आपने आंसर चेक किया, फिर दूसरा लगाया फिर आपने आंसर चेक किया। ऐसे नहीं लगाना। एक सेट कर लेना कि मुझे 1 से 45 तक क्वेश्चन सेट करने हैं। इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा, लगाऊंगा, फिर आंसर चेक करूंगा। जो जो मेरे गलत होंगे उनके टॉपिक को मैं हाईलाइट करूंगा, उनके टॉपिक को मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं आगे क्वेश्चन बढ़ जाऊंगा। जब ये सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मुझे मेरे टॉपिक्स की गलतियां पता चल जाएंगी कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आपका ये चैप्टर आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप अपनी खुद में गलती निकाल पा रहे हैं और उन गलतियों को सही कर पा रहे हैं तो आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये आगे कुछ नहीं कर सकते। याद रखिएगा, अगर आप अपनी गलती को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, आप अपनी गलती को ही खोज के नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आई एम सॉरी, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपनी गलती को खुद ढूंढना पड़ेगा। कोई दूसरा अगर आपको आपकी गलती आगे बताता है तो ये आपका फेलियर है। आपको अपनी गलती खुद निकालनी पड़ेगी, उनको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। और यही एक सबसे बेस्ट ट्रिक है कि आप नीट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चाहे बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 हो, केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 हो, कोई भी इसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, केवल आप कर सकते हैं। हर कोई आपको बता सकता है कि ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी रेफरेंस बुक आपको पूरी नहीं पढ़नी है, केवल वो टॉपिक आपको पढ़ने हैं जिन टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं लगाने हैं कि मैं 10,000 क्वेश्चन, 1,000 क्वेश्चन, 5,000 क्वेश्चन लगा लूँ। आपको एक सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। बस केवल यही एक ट्रिक है, यही एक प्रैक्टिकल टिप है जो हर कोई यहाँ पे अप्लाई करता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।